चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि a bar magnet is suspended in a region। बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड, सस्पेंड मतलब यहाँ सस्पेंशन थोड़ी, सस्पेंड मतलब टिकाना। सस्पेंडेड इन अ रीजन वेयर इट इज एक्टेड अपॉन बाय two magnetic fields inclined at 60 degree to each other, inclined at 60 degree to each other। One of the field has magnitude of 1.2 into 10 की पावर -2 टेस्ला। The magnet attains stable equilibrium at an angle of 15 degree with this field। this मतलब ऊपर वाली, ये जो है ना ये वाली, ये वाली, ठीक है भाई। इसके बाद आते हैं कंप्यूट मैग्नीट्यूड ऑफ अदर फील्ड। और यहाँ अर्थ का फील्ड इग्नोर कर सकते हैं, इग्नोर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। बच्चे साइन 15 हम निकाल लेते हैं, साइन 45 - 30 से साइन cos b - cos a sin b निकल जाते हैं, √3 - 1/2 आता है। पर अभी पहले लिख लो 0.2588 है। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या कहना चाहे और आगे बढ़ो। देखिए क्या है कि एक बार मैग्नेट को हमने एक ऐसे रीजन में रखना है, एक बार मैग्नेट को हमें ऐसे रीजन में रखना है जो जिसमें दो फील्ड एग्जिस्ट करते हैं और वो दोनों 60 डिग्री के एंगल में है। ये हमने दो फील्ड मान ली B1 और B2। जितनी इंफॉर्मेशन मिले उतना तो लिख करो यार, बड़े क्वेश्चन है। इनके बीच में एंगल कितना है 60। सर तो फिर 90 वाले क्यों बना रहे हो? आइडल केस नहीं मानते ना B1 B2 60 डिग्री, ये एंगल कितना है 60 डिग्री। और यहीं पर हमने बार मैग्नेट रखा है। चलो ये रखिए बार मैग्नेट, ये रखिए। और उन्होंने बोला वन ऑफ द फील्ड हैज मैग्नीट्यूड ऑफ 1.2 into 10 की पावर -2 टेस्ला। तो मैं इसको मान लेता हूँ 1.2 into 10 की पावर -2 टेस्ला दिख रहा है तुम लोगों को। 1.2 into 10 की पावर -2 टेस्ला मान लेता हूँ इसका। अब द मैग्नेट अटेन्स स्टेबल इक्विलिब्रियम, मान लो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन ही एट द एंगल ऑफ 15 डिग्री विद दिस फील्ड। मतलब ये जो बार मैग्नेट है इसका अगर मैग्नेटिक मोमेंट m होता तो वो मैग्नेटिक मोमेंट जो कैपिटल M वेक्टर है, जब वो स्टेबल कंडीशन में आया इक्विलिब्रियम में, तो वो इस वाली मैग्नेटिक फील्ड के साथ, दिस मैग्नेटिक फील्ड के साथ 15 डिग्री एंगल बना रहा है। ये एंगल 15 डिग्री है भाई। अब एक बात बताओ, अगर ये हमारे बार मैग्नेट के मैग्नेटिक मोमेंट ने V1 के साथ 15 डिग्री बनाया तो इसके साथ 45 तो नहीं बनाएगा 45। सर ऐसे क्यों बोल लो, M और B2 के बीच में 45 क्यों कर दिया? बेटा पूरा 60 है, पूरा एंगल कितना है 60 है, पूरा 60 है। एक पार्ट इसका 15 है, दूसरा क्या हुआ 45 हुआ। आना बोलो यार, आना नहीं बोल सकते। ध्यान से देखो B1 B2 के बीच में 60 है। जो हमारा बार मैग्नेट है उसने स्टेबल कंडीशन में B1 के साथ 15 बनाया, तो भाई ये जो बचा वो कितना होगा 45 होगा, क्योंकि 45 + 15 कितना होता है 60 होता है, इस वजह से। ठीक है, ये बात आगे समझ में बहुत बड़ी। बस तो फिर बात बन गई, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गया। तो कंप्यूट मैग्नीट्यूड ऑफ अदर फील्ड, दूसरे फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है, B2 निकालना, ये तो निकाल लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसको आसानी से निकाला जाएगा। बट आप ये देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब यहाँ है क्या? आप ये देखो ये बार मैग्नेट आया किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसको टॉर्क लगेगा m की sin थीटा, फोर्स नहीं लगेगा ना। या तो पहले एक काम करो, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो। निकाल ही नहीं सकते क्योंकि B2 पता ही नहीं, रिजल्टेंट निकालते फिर टॉर्क वाली कंडीशन लगा देते।
पर मैं टॉर्क यहाँ पे बोल रहा हूँ डायरेक्ट लगाओ ना, बार मैग्नेट इस फील्ड में आया तो मान लो कौन सा टॉर्क लगा T1, और इधर लाया तो बना T2 या टाउ 2, वो लगाओ। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब टॉर्क बैलेंस हो जाएंगे, मतलब टॉर्क 1, मान लो टॉर्क 1 इन दोनों के बीच में, ये टाउ 1 है यहाँ पे जो लगेगा और ये टाउ 2 होगा। आपको ये पता है कैसी डायरेक्शन होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। स्टेबल इक्विलिब्रियम में रिजल्टेंट टॉर्क कितना होगा, 0 होगा, टॉर्क 1 माइनस टॉर्क 2 0 होगा। बट इस टॉर्क 1 इज द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द बार मैग्नेट ड्यू टू B1 मैग्नेटिक फील्ड, और टॉर्क 2 क्या है, टॉर्क 2 इज द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द बार मैग्नेट ड्यू टू B2 मैग्नेटिक फील्ड। ये तो टॉर्क 1 माइनस टॉर्क 2 आगे 0, तो टॉर्क 1 और टॉर्क 2 बराबर हो गए। अब ध्यान से देखो, टॉर्क होता है mv sin थीटा, तो m तो इसका लेना है ना, पर m बड़ा वाला लेते तो मैग्नेटिक मोमेंट ले लिया, b कौन सी होगी B1, साइन आएगा थीटा। चलो फिर टॉर्क 2 होगा, मैग्नेटिक मोमेंट तो वही लगेगी ना, इसकी लगती है भाई, किसकी, बाहर मैग्नेट की, मैग्नेटिक फील्ड का तो अपने पास मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, तो m होगी, b की जगह कितना आएगा, 2 के लिए B2 आएगा और साइन थीटा डैश आएगा। एंगल देखो, m और B1 के बीच में कितना एंगल, m और B1 के बीच में 15 है, तो यहाँ साइन 15 डिग्री आ जाएगा, बहुत बढ़िया। ये सिर्फ मैकेनिक्स का क्वेश्चन था और कुछ नहीं था, और m और B2 के बीच में 45 है, तो यहाँ 45 आ जाएगा। पुरानी AIT के क्वेश्चन होंगे, m से m कैंसिल हो जाएगा, और m से m कैंसिल हो गए तो होगा क्या, B1 साइन 15 बराबर कितने के, B2 साइन 45 के। आपको क्या निकालने बच्चे, B2 निकालने, तो साइन 45 यहाँ से हटा के यहाँ लगा लो, वहाँ मल्टीप्लाई में था ना, इसको इधर लिया है, बस B2 निकल जाएगा। B2 की वैल्यू क्या आएगी, देखो B1 कितना है, 1.2 इंटू 10 की पावर -2 टेस्ला, साइन 15 की वैल्यू मैंने आपको बता दी है 0.2588, और साइन 45 होता है 1/√2, नीचे साइन 45 है 1/√2 हुआ, साइन 15 की वैल्यू दे रही 1/√2 मतलब 1 कितना √2 कितना 1.414, या आता है 0.707, देख लो है ना भाई, 0.707 आता है, 1/1.414 कितना आता है 0.707, कहाँ से पता सर आप, आगे इसी आएगा, इसी में पढ़ेंगे हम, है ना, याद रखना सर ने ऐसा कहा था। बस इसे सॉल्व करो बच्चे, आंसर बताओ कितना आ रहा है, B2 कितना आया था, 1.2 है, 10 की पावर -2 है, सारी चीज़ें क्या 4.4, ठीक है, तो 4.4 इंटू 10 की पावर -3 टेस्ला इसका आंसर आ रहा है, ठीक है, मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया, मज़े ही आना चाहिए आपका, कुछ नहीं, लाइफ एक ही मिली है, अच्छा काम कर जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, component of Earth magnetic field, horizontal component of Earth's magnetic field at given place is 0.4 into 10 की पावर -4 Weber per meter square, independent 30 degree, calculate vertical component and net earth magnetic field, दोनों निकालना, नेट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड निकालना, दोनों निकल जाएगी, बड़ी बात नहीं। आप ये देखो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है 0.4 इंटू 10 की पावर -4 है, कितना क्लियर है, कितना क्लियर है अभी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, टिप एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री, तो आप बताओ कैसे निकालोगे, बहुत तरीके हैं आपको, बहुत तरीके निकालने हैं। एक तो आपके यही है कि tan डेल होता है वर्टिकल कंपोनेंट बाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, tan डेल की जगह 30 इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट बाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 4 इंटू 10 की पावर -5, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, हाँ सर आप लिख सकते हैं, लिखिए। तो वर्टिकल कंपोनेंट मतलब पहला आंसर आ गया, वर्टिकल कंपोनेंट आ गया 4 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 10 30,
4 इंटू 10 की पावर -5 है, 1030 होता है 1/√3। √3 आपको पता है 1.732 होता है। तो देखो कितना है, 4 अपॉन वर्टिकल कंपोनेंट आया 4 अपॉन √3 होता है 1.732 इंटू 10 की पावर -5। कितना आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। कितना है, 2.3 इंटू 10 की पावर माइनस कितना 5। सही है, देख लो यार, इनका है 0.23 इंटू 10 की पावर -4। बात तो वही यहाँ लिख लेता हूँ, वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ गया पहला आंसर 0.23 इंटू 10 की पावर -4 पर ये वेबर पर मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, और टेस्ला जी से बोलता हूँ। अब इसे अगर वो करना है तो कर लो, कितना तो हमने कर लिया, ये बता रहा हूँ। इसको वैसा करना तो वैसे कर लो, पर ऐसे भी सही लग रहा है। ठीक है, ये 0.40 होगा फिर, क्योंकि दोनों की पावर सेम होगी। अब नेट अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में कितना एंगल होता है 90 होता है। तो डी का स्क्वायर आएगा, बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, ये आएगा। तो बी ई जो होगा वो आपका होगा √h² प्लस बी स्क्वायर, ये आपकी चेंज हो जाएगी। अब एच की वैल्यू आपको पता है कितनी, एच कितना है 0.4 इंटू 10 की पावर -4 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और प्लस कितना है 0.23 इंटू 10 की पावर -4 का होल स्क्वायर। कुछ इसे खोलेंगे तो आपका आएगा बी ई बराबर √0.4 का स्क्वायर, 0.4 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर -4 का स्क्वायर होगा 10 की पावर -8 प्लस यहाँ पे होगा 0.23 का स्क्वायर इंटू 10 की पावर -4 का स्क्वायर हो गया 10 की पावर -8। अब आपको दिख रहा है 10 की पावर -8 दोनों से हम कॉमन ले सकते हैं। हमने कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालिए। एक आपके बचा है 0.4 का स्क्वायर, एक है 0.23 का स्क्वायर, और दोनों से 10 की पावर -8 कॉमन आ गया। बच्चे अब 10 की पावर -8 रूट के अंदर है, अगर मैं रूट हटाऊंगा तो इसका रूट हो जाएगा -8 का रूट मतलब कितना, -8 इंटू 1/2, रूट मतलब पावर 1/2 होते तो -4 आ गया। बस इस रूट को सॉल्व करो, 0.4 होता है 0.4 का स्क्वायर 0.16 और 0.23 का होता है 3 3 से 9, 23 का होगा लगभग कितना 576, कितना होगा 23 का स्क्वायर 23 3 3 जा 9, 529 होगा शायद। हाँ 529 तो ये आ जाएगा 0.529 और 0.16 इनका अपने रूट करना है। तो 10 की पावर -4 आ गया 0.4 के समथिंग आएगा। तो बच्चे आपका आंसर आएगा 0.44 से इंटू 10 की पावर -4 से, जहाँ तक मेरा अंदाजा है 10 की पावर -4 से 0.46 इंटू 10 की पावर -6 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर, या जिसे हम टेस्ला बोलते हैं। तो आपके इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, संभाल के रखो इसे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपसे बोला, बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 1.5 जूल पर टेस्ला। ये गलत नहीं है भाई, मैग्नेटिक मोमेंट होता क्या है, एनर्जी के टर्म पी यू होता है ना, पी साइन थीटा, ऐसी एम डी साइन थीटा वहाँ से निकली। जूल पर टेस्ला अलाइन विद डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.22 टेस्ला। कैलकुलेट amount of work done to turn the magnet, मतलब ये भाई पोटेंशियल एनर्जी की बात करें। वर्क डन टू टर्न द मैग्नेट मतलब उनके टॉप के अगेंस्ट काम करना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी भी। टर्न द मैग्नेट so as to
अलाइन इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट नॉर्मल टू भी पहला है नॉर्मल, और ये दोनों एक ही साथ करने होंगे, नॉर्मल टू फील्ड और दूसरा है अपोजिट टू फील्ड, नॉर्मल टू फील्ड और अपोजिट टू फील्ड। अगर नॉर्मल तुम्हें पता चल गया कितना एंगल है, पता है ना कितना कितना होगा, नॉर्मल टू द फील्ड मतलब 90 डिग्री, अपोजिट टू द फील्ड कितना होगा 180 डिग्री। तो दोनों में तुम्हें निकालना है, दोनों से निकाल लो, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। एम देर का तुम्हें मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखी, ठीक है, और निकाल लो। इनिशियली स्टार्ट तो तुम 0 डिग्री से करना है ना, याद है ना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। आपसे पता है एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है, आपसे सोल्यूशन कर रहे हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट है आपका 1.5 और मैग्नेटिक फील्ड कितनी 0.22, दोनों चीज़ें। और पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे हैं या वर्क डन पूछ रहे हैं, एक ही चीज़ होती है कितनी एम बी cos θ1 माइनस cos θ2। अच्छा वैसे तुम्हें याद होगा माइनस एम बी cos θ2 माइनस cos θ1 होता है, तो माइनस तो हमने यूज़ कर लिया है ना। अब जैसे पहला केस है, पहले केस में हमने ये काम करना है कि उसे टर्न करना है नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले केस में ना θ1 इनिशियली तो 0 से स्टार्ट करेंगे और फाइनली उसे परपेंडिकुलर कर देंगे, नॉर्मल कर देंगे मतलब 90 डिग्री। तो देखो वर्क डन कितना आ गया, वर्क डन आ गया, देखो एम की वैल्यू 1.5, बी की वैल्यू 0.22, cos θ1 तो 0 होगा, cos θ2 जो होगा 90 होगा, है ना ये चीज़। तो 1.5 इंटू 0.22 cos 0 1 हुआ, cos 90 0 हुआ, ठीक है, cos 0 1 cos 90 0 1 माइनस 0 आपका 1 भी आ गया। इनको दोनों को सॉल्व करो, 15 इंटू 22 करो, देखो आंसर कितना आ रहा है, ठीक है, वही लिख लेना, कर लो ना भाई, करो 0.33 आएगा आपका ना, 0.33 जूल में आएगा सब असाइनमेंट में। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको अपोजिट कर देना है, मतलब अगर इनिशियली 0 है तो इसका अपोजिट, मतलब अगर हेड यहाँ है टेल यहाँ है तो इसका अपोजिट, टेल यहाँ हो जाए हेड यहाँ हो जाए, इसका मतलब θ2 आपको 180 रखना पड़ेगा, θ2 आपको 180 रखना पड़ेगा। तो वर्क डन कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 0.22 cos θ1 कितना है 0 माइनस cos θ2 है 180। तो होगा क्या बच्चे, इसका डबल ही आएगा, देखो क्योंकि 1.5 इंटू 0.22 पहले था, cos 0 कितना हुआ 1 हुआ, माइनस cos 180 कितना हुआ -1 हुआ, ठीक है, ये तो पता है ना बच्चे। देख cos 180 होता है -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, +1 आ गया। अब आपको पता है 1.5 इंटू 0.22 0.33 आया और 1 + 1 2 हो गया, तो ये 0.66 कितना आ गया, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। ऐसी चीज़ें क्लियर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो क्या है कि अ शॉर्ट बार मैग्नेट, short bar magnet placed with its axis at 30 degree to uniform magnetic field of 0.2 Tesla. Experience EXP experience the experience torque of 0.06 Newton meter. वही पहली चीज़ को मैग्नेटिक मूवमेंट निकालनी है, दूसरी चीज़ क्या निकालनी है, दूसरी चीज़ आपको निकालनी है फाइंड ओरिएंटेशन फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए ओरिएंटेशन क्या होगी वो निकालना है। तो यार फटाफट करते हैं, पहला टॉर्क होता है एन बी वेक्टर क्वांटिटी है तो साइन थीटा, यही होगा। अब ध्यान से देखिए टॉर्क कितने न्यूटन मीटर में जो चीज़ होगी वो टॉर्क होगी जो कि 0.06। मैग्नेटिक मूवमेंट आपको निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में होनी चाहिए जो कि 0.2 है, साइन एंगल कितना 30 डिग्री। तो बच्चे हुआ क्या 0.06
0.06, मैग्नेटिक मोमेंट 0.2, साइन 30 हाफ होता है, हाफ इसे काटेगा कितना बचेगा 0.1, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो 0.06 और वो 0.1 नीचे आ गया, वो मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। तो बच्चे ये 6 × 10⁻² है, ऊपर वाली चीज़ क्या है 6 × 10⁻² कितना है -2 है, और नीचे 0.1 है, 0.1 मतलब 10⁻−1, 0.1 मतलब 10⁻−1 जो ऊपर जाके बनेगा +1। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या है 6 × 10⁻² +1 -1 मतलब 0.6 एम्पियर पर मीटर। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो पर नहीं आता सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। दूसरा हमें क्या बताना है, दूसरा हमें बताना है ओरिएंटेशन फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल के लिए 0 होता है, अनस्टेबल के लिए 180 डिग्री होगा। यही आपका आंसर है। आप लोग कुछ टाइम दोबारा मिलेंगे हम लोग, ठीक है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल्स हम लोग कर रहे थे और उसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आप पे क्या है कि आप पे है क्वेश्चन नंबर 1, एट अ प्लेस द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल components of Earth's magnetic field are equal. Find dip angle. डिप एंगल आपको निकालना है, 1 मार्क्स में आएगा, फटाफट करना है इसे, ठीक है। आपको बोला कोई एक ऐसी प्लेस है, स्थान है जहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल है और वहाँ पे आपको डिप एंगल निकालना है। तो आपको बच्चे बोला है, गिवन है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट क्या सेम है। आपको पता है डिप एंगल होता है डेल इज इक्वल टू tan इनवर्स वर्टिकल कंपोनेंट बाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो tan इनवर्स या तो आप v को v रहने दो और h को v लिख लो, यहाँ से h को v लिख लो, या h को ऐसे रहने दो, v को h लिख लो, बात तो एक ही पड़ेगी, दोनों कटेंगे ही। तो डेल की वैल्यू आ गई tan इनवर्स 1। अब मैथ वाले बच्चों को तो पता है, पर मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको सभी बच्चों को कि 1 10 में कहाँ होता है, 45 में होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इस 1 को tan 45 लिख सकते हैं और बाहर tan इनवर्स चल रहा है, तो tan इनवर्स से tan जाएगा, डेल की वैल्यू आपकी 45 डिग्री आ जाएगी। या इसे हम क्या लिख सकते हैं, पाई मतलब 180/4 भी लिख सकते हैं रेडियन में, ठीक है। तो 45 डिग्री या पाई/4 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 2, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस is √3 times the vertical component, √3 times the vertical component. फाइंड डिप एंगल। दोबारा आपको डिप एंगल निकालना है यार, समझ गए होंगे, चालाक लोग 60 डिग्री आएगा। कैसे करना है, आपको बोला किसी प्लेस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट √3 टाइम्स है वर्टिकल कंपोनेंट के, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है √3 टाइम्स है वर्टिकल कंपोनेंट के। तो h/v कितना आया, h/v आएगा √3, है ना भाई, v नीचे गया और हमें तो v/h चाहिए, तो v/h आ जाएगा 1/√3। बस यहीं खाओगे तुम गच्चा, 30 डिग्री आंसर है। तो डेल एंगल डिप एंगल tan इनवर्स v/h होता है, आप लिखोगे tan इनवर्स v/h हो गया 1/√3। अब बस ये देखो कि 1/√3 10 में कहाँ आता है, इन्वर्स छोड़ो, 1/√3 10 में आता है 30 डिग्री में, ऐसे लिख लिया। 10 से tan इन्वर्स नलीफाई हुआ, डिप एंगल की वैल्यू 30 डिग्री आ गई,
या रेडियन में π/6 आ जाएगा रेडियन में। ऐसा क्यों? पाई 180 होता है, 180/6 कितना होता है? 30 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो। इसमें मैं वन वर्ड वाले भी करा दूंगा ना तुम लोगों को। नेक्स्ट है राइट एक्सप्रेशन फॉर, पहला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट। वो तुम्हें जोड़ना, इन दोनों में ही डिफरेंस होता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एट दी सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉइल। अगर आपको याद होगा तो इन्फिनिटली लॉन्ग में सिर्फ इतना आता है μ0I/2r या 2πr। यही तो कन्फ्यूज़न है भाई। यहाँ पे b की वैल्यू आएगी μ0I/2r। बोले तो नहीं, क्या आता था? μ0/4π है ना, और क्या आता था? आइडियल साइन θ/r²। तो r² तो यहाँ रहा, और यहाँ पे आप पे i आएगा और इंटीग्रेशन ऑफ dl आएगा। सर्कुलर कॉइल के लिए dl का इंटीग्रेशन होता है सर्कमफेरेंस 2πr। ठीक है, तो होता क्या है? 2π से पाई कटेगा, r से एक पावर कट जाएगी। तो अब तुम खुद ही सोचो कहाँ पाई आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है। पाई तो यहाँ कट गया, तो इसलिए यहाँ पे सीधा आ गया μ0I/ कितना, r से एक पावर भी कट गई, तो μ0I और इससे ये काट देंगे तो 2r बचेगा। तो ये दोनों चीज़ें तुम्हें याद करनी पड़ेगी। सर्कुलर कॉइल में पाई नहीं आता और इसमें क्या आता है? पाई आता है। हमारे जहन में तो था, हमने उसे उजागर भी कर दिया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं। और अगर यहाँ पे नंबर ऑफ़ टर्म्स होंगे तो नंबर ऑफ़ टर्म्स लगा देना यार दोनों में। जहाँ पे कैपिटल N है, टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ़ टर्म्स, बहुत बढ़िया, ये याद रखना। और स्मॉल n होता है नंबर ऑफ़ टर्म्स पर यूनिट लेंथ, वो नहीं लगा रहे हैं, बस ये लगा रहे हैं। ठीक है, दोनों में देख लिया करो। नेक्स्ट देखो, जब हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का डायग्राम बनाया था तो आप बुक से भी देखना, उसमें एक कॉन्केव पोल पीसीज होते हैं। उसका क्या पर्पज़ होता है वो लिखना है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कॉन्केव पोल पीसीज, कॉन्केव पोल पीसीज इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। कॉन्केव पोल पीसीज का काम क्या होता है, बुक से भी देख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड को लीनियर बनाता है, रेडियल बनाता है, जिसकी वजह से करंट डिफ्लेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है टू मेक। ठीक है, पर्पस क्या है कॉन्केव पोल पीसेस का मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में? तो ये टू मेक दी मैग्नेटिक फील्ड जो है उसे कैसा बनाता है? रेडियल बनाता है, रेडियल। ठीक है, α90 θ0, सो दैट इसकी वजह से जब रेडियल बन जाता है तो इसके लीनियर हो जाता है और थीटा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आता है। लीनियर स्केल बोलते हैं इसके, लीनियरलाइजेशन करना है तो लीनियर स्केल हो जाता है। किसकी मदद से? कॉन्केव पोल पीसेस की मदद से। कैसे होता है? मैग्नेटिक फील्ड रेडियल बनता है और उससे ऑटोमेटिकली जो आपका डिफ्लेक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा करंट के, तो लीनियर स्केल बनता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद कर लोगे तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी आप लोगों के लिए ना। याद कर लेना प्लीज़ इसे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आप पे राइट एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट्स, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट्स inside a long solenoid carrying current। आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है एक्सियल पॉइंट में। भाई सोलोनाइड में एक्सिस में ही निकलती है मैग्नेटिक फील्ड, और किसी लॉन्ग सोलोनाइड जिसमें करंट कैरी है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है एक्सियल पॉइंट में, उसके एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, एक बार निकालना है एट कर्व, उसका सामने लिख लेंगे आंसर, और दूसरा है एट दी एंड्स। एंड्स में कितना होगा, कर्व में कितना होगा।
तो भाई आपको पता है कर्व में आपका म्यू नॉट एन आई आता है। कर्व पता है ना, कर्व क्या चीज़ होती है। जैसे ये हमने सोलोनाइड बनाया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात कर रहे हैं। अब एंड के तो आपको पता ही है आधी होती है, तो बी डैश मान लेंगे उसे, म्यू नॉट एन आई बाई 2 हो जाती है। दोनों एंड को जोड़ के कर्व की निकलती है ना, ये याद रखना। तो ये भी हमने पढ़ा था, आज हमने देख भी लिया। क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट चीज़ देखेंगे अब इसमें। नेक्स्ट चीज़ है आप पे क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ लेंथ, एक वायर है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है, कैरिंग 10 एम्पियर। एक वायर है, लेंथ 10 सेंटीमीटर है और 10 एम्पियर करंट वो कैरी करती है। इस प्लेस एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री with respect to magnetic field of strength 0.1 Tesla. Find force experienced by wire. अब 53 डिग्री की कहानी तुम लोगों को पता है, क्वेश्चन में बाद में आएंगे। 53 की कहानी बता दूं कि ये 53 डिग्री होता है, 4 ऊपर 3 नीचे 5 इधर। 37 इसका भाई होता था, 37 में 3 आगे होता था, फ़ोन नीचे होता था बेस में। चलो क्वेश्चन है, ये तो याद रखना। एक वायर है, लेंथ 10 सेंटीमीटर की है, 10 एम्पियर वो करंट कैरी कर रही है और वो 53 डिग्री का एंगल बना रही है किसके साथ, बी के साथ, और उसकी स्ट्रेंथ है 0.1 टेस्ला। तो फोर्स निकालना है यार। तो फोर्स वायर का देखो, डेरिवेशन अभी तक हमने करी नहीं है, याद दिलाना करनी है। और फोर्स का डेरिवेशन होता है, जो यहाँ पे फॉर्मूला आता है वो होता है फोर्स इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। याद आया, IBL साइन थीटा या बिल साइन थीटा, बिल। तो डाल लेंगे। देखो बी आपको स्ट्रेंथ 0.1 देर की, करंट कितने एम्पियर का है, 10 एम्पियर का, लेंथ भी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। भाई ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई, करंट 10 एम्पियर है SI यूनिट में, लेंथ होनी चाहिए मीटर में 10 सेंटीमीटर है, तो अपन में 100 लगा दिया। और यहाँ पे साइन कितना चलेगा, 53 चलेगा। अब साइन 53 यहाँ से निकाल लेंगे। साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है। बेस तो 3 है बच्चों, बेस मत देखना। साइन 53 इससे ये कटा, इससे ये कटा, ठीक है। और आप पे आ गया F इज इक्वल टू 0.1, साइन 53 की वैल्यू 4/5। ये कितना जाएगा, 5 8 जो 40 होता है, 0.8 जाएगा। फोर्स आप लोग निकाल ही सकते हैं, 0.08 न्यूटन आ जाएगा ना, 8 × 10⁻²। तो लिख लेना है ना, तो 0.08 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा। ये लिख लेना, खुश रहोगे ज़िंदगी भर, ठीक है। कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे अगर 37 आ गया कभी तो क्या करें, तो 37 हमने पढ़ा ही था। 37 में 3 आगे 4 नीचे 5 इधर, 37 3 53 4। 5 तो अपनी जगह ही होगा, हाइपोटेनस तो एक ही रहती है ना 5, सबसे लॉन्गेस्ट साइड। चेंज क्या होगा, चेंज होगा आपका बेस और परपेंडिकुलर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट क्या है आपके क्वेश्चन कि फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी व्हेन सोलेनॉइड कैरिंग current is filled with aluminum, काय हमें एल्यूमिनियम के लिए दे रखा है यार, कितना, यहाँ लिख लेते हैं ना। काय एल्यूमिनियम के लिए हमें दे रखा है 2.1 × 10⁻³ ये। तो आपको क्वेश्चन देखो क्या दे दिया, क्वेश्चन आपको बोला, ये तो बहुत अजीब सा खेल हो गया। परसेंटेज इंक्रीज निकालनी है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में। कब, जब कोई सोलोनाइड करंट कैरी कर रहा है और उसमें हमने एल्युमिनियम से भर दिया। और
एल्युमिनियम के लिए जो सक्सेप्टेबिलिटी है वो कितनी है, AL है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की वो निकालनी है, देखो डायरेक्ट तो निकलेगी नहीं, हमें पता है B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू होता है। कहाँ से पता है सर ये, B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट NI से, ये तो पता है ना सोलोनाइड के लिए यही आता है क्या, B इज़ इक्वल टू म्यू नॉट NI। क्वेश्चन ये है कि परसेंटेज इंक्रीज बताना है मैग्नेटिक फील्ड में कितना हुआ, मतलब चेंज अपॉन ओरिजिनल इंटू 100 और परसेंट, और सोलोनाइड को हमने फील्ड करा है एल्युमिनियम से, तो ये तो पता है 20 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू होगा। अब एल्युमिनियम की जगह कुछ और चेंज आएगा, यहाँ म्यू ऑफ एल्युमिनियम आएगा, और हमें ये भी पता है कि म्यू जो होता है R वो 1 + chi m होता है, तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं कि chi m हो जाएगा म्यू R - 1। अब आप एक चीज़ देखिए, आपको ये पता चला कि B जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है म्यू के। अगर B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल म्यू के है तो B को हम K म्यू लिख सकते हैं, ठीक है। B को हम क्या लिख सकते हैं, K म्यू। तो यहाँ से हम एक चीज़ करते हैं, जब हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालना है मैग्नेटिक फील्ड में, उसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एल्यूमिनियम बढ़ी जाएगी, क्योंकि म्यू ज़्यादा होता है किसका, म्यू एयर का तो तुम्हें पता है ना कितना होता है, 1 होता है, और इसका 2.1 × 10⁻³ है, हाँ तो ये 1 से कम है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, वो तो कर लेंगे। B ऑफ एल्यूमिनियम माइनस B ऑफ एयर अपॉन ओरिजिनल B ऑफ एयर लगाएंगे 100, इधर लगाएंगे परसेंट। अब B उसी के बराबर होगा इसके। अगर हम ये चीज़ देखें तो अगर हम यहाँ B ऑफ एल्यूमिनियम बोल रहे हैं, मतलब B सोलोनाइड का ही निकल रहा है, पर जब उसमें एल्यूमिनियम भरा हो तो वो है ये चीज़ B ऑफ AL। B तो हम सोलोनाइड का ही निकाल रहे हैं, पर कब निकाल रहे हैं, जब उसमें एल्यूमिनियम भरा हो, ठीक है। तो B ऑफ एल्यूमिनियम डायरेक्ट हटेगा तो K ऑफ म्यू ऑफ एल्यूमिनियम आ जाएगा, और B इन एयर वो तो आपको पता ही है क्या होगा, K इंटू म्यू ऑफ एयर, और म्यू ऑफ एयर आपको पता है कितना होता है, 1 होता है, तो K इंटू 1 लिख लेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ चलेगा। तो B ऑफ एल्यूमिनियम आपको पता है K इंटू म्यू ऑफ एल्यूमिनियम हो गया, माइनस B ऑफ एयर हो गया K इंटू 1, और नीचे भी B ऑफ एयर हो गया K इंटू 1, और यहाँ लगाया 100 और यहाँ लगाया परसेंट। अरे भूले तो नहीं, B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू कहाँ से आया, यहाँ से आया, म्यू R 1 + chi m कहीं यूज़ करेंगे, chi m म्यू R - 1 बन जाएगा। म्यू ऑफ एयर 1 होता है। अगर ये एल्युमिनियम के लिए देखें, जब सोलोनाइड के अंदर एल्युमिनियम है तो डायरेक्ट हटा K आया, एल्युमिनियम एल्युमिनियम, एयर का 1 होता है, यहाँ डाल दिया। चेंज तो ऐसे आता है ना, चेंज अपॉन ओरिजिनल, परसेंटेज चेंज, फ्रैक्शनल एरर का परसेंटेज, चेंज अपॉन ओरिजिनल। तो ये चीज़ें हो गई। बस अब यहाँ पे देखो K कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेके हो जाएगा ना, K कैंसिल हो जाएगा, तो आप पे क्या बचेगा, आप पे बचेगा म्यू ऑफ एल्यूमिनियम -1 इंटू 100 और परसेंट। पर म्यू तो दे ही नहीं रखा सर, हमें तो सक्सेप्टेबिलिटी दे रखी, तभी तो ये एक्सप्रेशन यूज़ होगा। म्यू आर क्या होता है, 1 + chi m, तो म्यू ऑफ एल्यूमिनियम हो जाएगा 1 + chi ऑफ एल्यूमिनियम, यह है। तो म्यू ऑफ एल्यूमिनियम की जगह हम क्या डाल सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं 1 + chi ऑफ एल्यूमिनियम। म्यू ऑफ एल्यूमिनियम की जगह डाल दिया 1 + chi ऑफ एल्यूमिनियम, 1 + chi ऑफ एल्यूमिनियम, और बच्चे -1 चल रहा है, साथ में 100 चल रहा है, और साथ में क्या लगेगा, परसेंट लगेगा। -1 से +1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इतना चमका। म्यू ऑफ एल्यूमिनियम क्या होता है, 1 + chi ऑफ एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। तो 1 + chi ऑफ एल्यूमिनियम डाला, 1 से -1 कैंसिल हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आगे ही तो बढ़ना होता है इसके बाद, या कुछ और करोगे, नहीं सर आगे बढ़ेंगे। परसेंटेज ऑफ B क्या आया, chi ऑफ एल्यूमिनियम इंटू 100, और यहाँ लगा देंगे परसेंटेज। chi ऑफ एल्यूमिनियम ये रहा कितना, 2.1 × 10⁻³ ये chi ऑफ एल्यूमिनियम हो गया, इंटू 100 लगाया और बाहर लगा दिया परसेंट। अब देखो 2 0 कटेंगे तो यहाँ -1 बचेगा, तो 2.1 × 10⁻⁻1 परसेंट आ गया। इसे और सोफिस्टिकेटेड लिखना है तो क्या करेंगे भाई, करना कुछ ऐसा है, 2.1/10 कर देंगे, पॉइंट तो यही जाएगा, और ये पॉइंट भी हटाओगे तो 100 आ जाएगा। आई बात समझ में, अरे यार नहीं आई। 2.1 10⁻⁻1 नीचे जाके +10 बना, परसेंट तो चल ही रहा है, पॉइंट हटाया, 100 एक और आया, तो 0.21% आंसर आ गया। इतना परसेंटेज चेंज होगा, ज़्यादा नहीं है ना, देखो ज़्यादा नहीं है, 0.21% आ गया। क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया। चला के बच्चे आगे बढ़ते हैं, देखो नई चीज़। नई चीज़ क्या है बच्चे, नई चीज़ कुछ ऐसी है कि what will be
द पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल मूविंग अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। कितना होगा भाई? देखो मैग्नेटिक फील्ड के साथ दो ही बनते हैं, हेलिकल या परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कंडीशन लग नहीं रही, हेलिकल बन सकता है। इतने भी पागल मत बनो कि हेलिकल और परपेंडिकुलर ही होगा, कंडीशन लगाओ यार। पाथ ऑफ अ चार्ज पार्टिकल बताना है जो मूव कर रहा है अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, अलोंग कर रहा है, तो थीटा एंगल कितना हुआ? 0 हुआ। देखो इतना घूमे मत करो, या तो हेलिकल बनेगा या परपेंडिकुलर बनेगा, अपन लोगों को पता है। बट यहाँ पे क्या है, थीटा एंगल 0 आएगा मूविंग अलोंग ये। और मूव इसलिए कर रहा है क्योंकि उस पर फोर्स लगेगा इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इसलिए चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। फोर्स होता है किसी पार्टिकल पे QVB साइन थीटा, थीटा है 0, साइन 0 होता है 0, तो फोर्स आ गया 0। अब अगर उस पर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा तो अगर वो सीधा चल रहा है तो सीधा चलेगा, लेफ़्ट में जा रहा है तो लेफ़्ट में ही जाएगा, नॉर्थ साउथ जा रहा है तो नॉर्थ से साउथ ही जाएगा, डिविएट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब अगर फोर्स नहीं लगेगा तो वो अपना ओरिजिनल पाथ ही कैरी करेगा। तो सिंस फोर्स 0 है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, तो इट कैरीज ओरिजिनल पाथ, इट कैरीज ओरिजिनल पाथ, ओरिजिनल पाथ में ही चलेगा। तेज़ तो नहीं हो रहा? अरे बड़े बच्चे हो, कैसा तेज, इतने धीरे पढ़ा रहे हो सिर्फ, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए। चलो, इट कैरीज ओरिजिनल पाथ, ओरिजिनल पाथ होगा, ठीक है। और ओरिजिनल पाथ इतने बेवकूफ़ भी नहीं हम, स्ट्रेट ही मानेंगे, ठीक है। तो मूव स्ट्रेट, इट मूव्ड स्ट्रेट, स्ट्रेट ही चलेगा। कोई पागल ही होगा जो समझेगा गोल घूम रहा है तो अब गोल ही घूमेगा, पहले से गोल घूम रहा था तो अब भी गोल ही घूमेगा। अरे स्ट्रेट ही चल रहा होगा, स्ट्रेट ही चलेगा, ये मानेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉरेंस फोर्स, याद आए ना? तो द लॉरेंस फोर्स ऑन मूविंग चार्ज लॉरेंस फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल इज फोर्स इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। अब आपसे बोला मेंशन द पेयर ऑफ वेक्टर्स विच आर परपेंडिकुलर। आपको ऐसे पेयर ऑफ वेक्टर बताने हैं जो परपेंडिकुलर हो। इसी एक्सप्रेशन में देखो वेक्टर कौन कौन है और उनमें से कौन कौन से पेयर परपेंडिकुलर होंगे उसके बारे में अपन लोगों को बताना है। तो ध्यान से देखो, ये हमने प्लेन मान लिया, ठीक है। इसके अंदर V और B होंगे, V और B होंगे, और फोर्स या तो इसके ऊपर होगा या नीचे होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है ना। फोर्स कैसे आएगा? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V क्रॉस B, डायरेक्ट हटेगा चार्ज आएगा, ऐसे कुछ होगा। तो आपको पेयर मिल गए, क्या है? एक तो ये फोर्स जो है V के परपेंडिकुलर है, एक तो यही फोर्स किसके परपेंडिकुलर है? B के, क्योंकि ये प्लेन के परपेंडिकुलर है फोर्स, और प्लेन के अंदर जो भी चीज़ होगी उसके ये क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। प्लेन के अंदर दो ही चीज़ें V और P, तो उनके परपेंडिकुलर होगा। तो पहला पेयर जो आपस में परपेंडिकुलर है वो है फोर्स और चार्ज की वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी, और दूसरा है फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की वेलोसिटी। बस ये दो चीज़ें हो गई। आई बात समझ में? शाबाश, तेज बच्चे, चालाक बच्चे, ऐसे ही करना होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? आप पे है स्टेट टू फैक्टर्स ऑन विच सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डिपेंड। मैं यहाँ ये नहीं पूछ रहा कि दो टर्म्स क्या होते हैं, करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी, नहीं पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ क्या क्या वो कारण हैं, तत्व हैं जिन पे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी डिपेंड करेगी, वो बताना है आपको। क्या क्या वो तत्व होंगे उनके बारे में बताना है आपको। तो क्या क्या होंगे यार, बताओ आप खुद ही। नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, बहुत बढ़िया। एरिया ऑफ अ कॉइल, ठीक है। और वो जो टॉर्जनल कांस्टेंट होता है ना वो, तो एक तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गए टोटल ना, नंबर ऑफ टर्म्स जिसको कैपिटल N बोलते हैं। दूसरा हो गया एरिया ऑफ द कॉइल,
एरिया ऑफ कॉइल। एरिया ऑफ कॉइल से ही पता चलता है टॉर्जनल कांस्टेंट के बारे में, है ना। तो एरिया ऑफ कॉइल ए हो गई, और तीसरा आपका होगा टॉर्जनल कांस्टेंट बोल लो या रिजिडिटी बोल लो, टॉर्जनल रिजिडिटी ऑफ सस्पेंशन वायर। जो वायर सस्पेंड करी थी जिसमें मिरर लगा था उसी की बात करना है। टॉर्जनल कांस्टेंट को भी टाउ से ही डिनोट करते हैं। तो ये 3 फैक्टर होंगे जिन पे हमारी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी भैया डिपेंड करेगी। ध्यान से देख लो, आगे बढ़ते हैं फिर।